सबका स्पोर्ट की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं साथ साथ अपने जो आज के हमारे स्पीकर हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और ये मीटिंग जो आज चलेगी तो लगभग 2 से ढाई घंटे के आसपास हम लोग आज इस मीटिंग में जुड़ेंगे। और जो ये मीटिंग है, इसका जो आज मुद्दा है, तो मुद्दा है कि कोविड-19 के दौरान अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल अभी नहीं खुले हैं कहीं भी। फिलहाल माइक थोड़ा नजदीक लाइए अपने। अभी बंद है। और इसलिए आज का जो परिचर्चा का विषय रखा गया है, वो रखा गया है कि कोविड-19 के दौरान इस समय भी जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे प्राइवेट स्कूल किस किस तरीके से फीस के जो मामले आ रहे हैं हम लोगों के सामने, हम सब देख रहे हैं। बहुत सारे स्रोतों से हम लोगों को पता चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल किस तरीके की मनमानी कर रहे हैं और फीस के लिए किस किस तरीके के दबाव बना रहे हैं। और तमाम पेरेंट्स जो कोविड-19 के समय में बहुत आर्थिक संकट के समय संकट में है, ऐसे में उनके पास इतनी अधिक फीस जमा करने की स्थिति नहीं है। और जबकि इसमें तमाम ऐसे मुद्दे भी हैं जो सरकार को भी इस पर जो पहल करनी चाहिए थी, वो भी नहीं की है। तो आज का विषय इन्हीं मुद्दों पर है कि कैसे मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, और इसकी रेगुलेट करने के लिए सरकार को किस तरीके का हम लोग क्या काम कर सकते, कैसे इसको कंट्रोल, और इस पर चर्चा सिन्हा जी आवाज बहुत कम आ रही। मेरा माइक थोड़ा गड़बड़ है, तो थोड़ी आवाज आएगी। अभी आपको आवाज मिली। हमारे बीच में आज की चर्चा को रखने के लिए हम स्वागत करते हैं श्री अम्बरीश राय जी, जो आईटी फोरम के नेशनल कन्वीनर है और एक लंबा वक्त गुजरा है उनका बच्चों की शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के विभिन्न आयामों को लेकर के, और देश भर में वो शिक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाने में, उसको कैंपेन बनाने में, उसको इशू बनाने में, और उन पर कैसे नवाचार को पहल कदमियाँ की जा सकती है, वो पूरे देश में इन सभी मुद्दों का नेतृत्व करके लंबा ऐसा गुजरा है उनके जीवन का इसी क्षेत्र में। तो मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आज स्पोर्ट की इम्पोर्टेंट इशू पर डिस्कशन के लिए अपना समय निकाला। दूसरे साथी हमारे बीच में है एंजेला तनेजा जी, जो ऑक्सफैम इंडिया में इनइक्वालिटी कैंपेन की लीड है और पूरे देश में शिक्षा और इनइक्वालिटी और तमाम इश्यूज को वो लीड कर रही है। तमाम संगठनों और नेटवर्कों के साथ उनका जुड़ाव है और तमाम विषयों पर उनकी बड़ी गहरी पकड़ है। और उनके भी इस स्कूल की मीटिंग में उन्होंने समय निकाला है, दिया है, हम उनका भी स्कूल की तरफ से बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में रमाकांत राय जी हैं, जो शिक्षक संगठनों के साथ शिक्षा के तमाम मुद्दों पर, बजटिंग से, प्राइवेटाइजेशन से, तमाम सोशल इश्यूज पर बहुत प्रखर तरीके से मुद्दे उठाते रहे हैं। अभी भी वो बहुत स्तर पर तमाम मुद्दे हम लोगों के सामने लाते हैं और मैं समझता हूँ कि उनके इस सेमिनार में जुड़ने से आज बहुत सारे डेटा और जानकारी हम लोग स्टोर की तरफ से उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे बीच में खालिद चौधरी जी हैं, हम सब इन सभी साथियों को जानते हैं। खालिद जी को भी हम लोग अपने बीच पाते रहे हैं, अभी वो एक वक्ता के तौर पर हमारे बीच में है। एक्शन एड के वो प्रदेश के प्रमुख हैं, स्टेट हेड है, लेकिन तमाम सामाजिक और ज्वलंत मुद्दों पर वो बहुत ही त्वरित गति से इन मुद्दों पर अपनी संस्थागत तरीके से भी और व्यक्तिगत तरीके से भी वो हर मोर्चे पर अपने को उपस्थित करते रहे हैं, ऊपर आवाज उठाते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि वो मुद्दा जन मुद्दा बने और लोगों के बीच में इन मुद्दों की समझ मिले। तो उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ उनकी तरफ से इस वेबिनार में। हमारे बीच में प्रीति वर्मा जी हैं। प्रीति वर्मा जी का भी जीवन सामाजिक आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी वर्तमान में वो राज्य बाल संरक्षण आयोग की सम्मानित सदस्य है और इसको तमाम मुद्दों पर हमेशा ही समर्थन उन्होंने किया है और हमेशा ही बच्चों की आवाज पूरे देश के करोड़ों बच्चों की आवाजों को वो आवाज में अपने उनका भी बहुत वेबिनार में हमारे साथ शामिल है। और इस पूरी परिचर्चा के हमारे साथी विनोद
सिन्हा जी जो ऑक्सफोर्ड के कोऑर्डिनेटर है, इनइक्वालिटी के इशू हो, प्राइवेटाइजेशन के इशू हो, शिक्षा के इशू हो, अन्य तमाम सोशल इश्यूज पर जो वो बहुत भूमिका निभाती रही और निभा रहे हैं आज भी। तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर तमाम संगठनों के अंदर भी वो की रोल प्ले करते हैं। आज की परिचर्चा तो विनोद जी इसको मॉडरेट करेंगे, तो मैं विनोद जी का भी स्वागत करता हूँ स्टोर की तरफ से, और उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अब इसके बाद जो है सत्र को इस परिचर्चा को संचालित करें और सारी त्रुटियों को इसमें शामिल करते हुए मैं एक बार फिर आप सबका अभी तक शामिल हो गया और जो अभी आगे आने वाले समय में शामिल हो रहे हैं स्कोर की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। विनोद जी। धन्यवाद संजीव जी। सभी साथियों का स्वागत है इस परिचर्चा में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें मेनली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अभी कोविड के ड्यूरेशन में फिलहाल जो प्राइवेट स्कूलों के द्वारा फी कलेक्ट किया जा रहा है और उनके द्वारा जो पेरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस विषय में हम लोग बात करें। और इसके अलावा फी रेगुलेशन एक एक्ट आया हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसके क्रियान्वयन के विषय में, और अभी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन एक्ट आना चाहिए ऐसा स्कोर और आरटी फोरम का मानना है, और उसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि वो किस प्रकार से हम लोग एडवोकेसी कर सकें। इसमें स्पीकर्स हमारे अपनी पहली बात रखेंगे। अभी इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि कुछ पेरेंट्स का हम लोगों के पास में कॉल आना शुरू हुआ इस कोविड के ड्यूरेशन में, और उनका ये रिक्वेस्ट था कि इस कोविड के ड्यूरेशन में जब इकोनॉमिक लॉस से पूरी इंडिया और खास करके जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं ये सफ़र कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए प्राइवेट स्कूलों को फी वेव करने के लिए। और इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो पेरेंट्स के पास में कोई भी प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है, खास करके प्राइवेट स्कूलों को लेकर के। तो इस पे कैसे अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, इस पे हम लोग बात करेंगे। आज के हालात में अगर हम लोग देखें तो तकरीबन 37-38% स्कूल्स ऐसे हैं जो कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, और उनमें करीबन 50% से ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो एक बड़ा तबका बच्चों का है जो कि प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके उनके वो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, या अगर बच्चों के साथ में कुछ हो जाता है तो उनके ग्रीवेंसेस को सुनने वाला कोई तंत्र नहीं है। तो हम लोग को इस विषय में खुल करके चर्चा करनी चाहिए। और अभी वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोगों ने देखा कि कोविड के ड्यूरेशन में जिस प्रकार से इकोनॉमिक लॉस हुआ है पूरे देश भर में, और उसमें सबसे बड़ी जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश की जनता की रही है, उस ड्यूरेशन में पेरेंट्स काफ़ी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चर्चा के शुरुआत में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि अपने स्टेट से अपनी बात को रखने के लिए खालिद चौधरी जी 2-4 शब्द अपनी बात को रखें, और फिर उसके बाद में अगले वक्ता को इनवाइट करेंगे। विनोद जी, खालिद भाई बोले इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। जी बोलिए। आज 4 अगस्त है, और 4 अगस्त 2009 में आज ही के दिन पार्लियामेंट ने शिक्षा का अधिकार कानून 2009 पारित किया। इसके लिए सबको बधाई, और इसको याद करते हुए आप उनकी बात आगे। धन्यवाद संजीव जी। खालिद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। जैसे विनोद जी ने बताया कि इस चर्चा करने का जो उद्देश्य हमें यही लगा, क्योंकि खास तौर से जो स्कोर का काम है या सभी संस्थाओं का काम है, ज्यादातर सरकारी स्कूलों के साथ है, और हमारी कोशिश है कि सरकारी स्कूल कैसे बेहतर बने, सरकारी स्कूलों को और कैसे बेहतर बनाया जाए। अभी तक सब ज्यादातर सामाजिक संस्थाएं या एनजीओज या जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो उसी मुद्दे पर काम करते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं
या सामाजिक संस्थाएं जो प्राइवेट स्कूल्स के बेहतर बनाने के लिए क्रियान्वयन या प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम करते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया था जहां बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, मगर इस कोविड-19 और ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान जो समस्याएं आ रही हैं बहुत सारे स्कूलों में, जैसे विनोद ने बताया, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 54% बच्चे सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, जो कि ये पिछले कई सालों में काफी बढ़ा है। लगभग 7-8 सालों में पहले 36% बच्चे सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे, अब वो संख्या धीरे धीरे बढ़कर 54% हो गई है। तो अगर हम एक नजर से देखें तो प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के मुकाबले ज्यादा बच्चे जाते हैं, मगर प्राइवेट स्कूलों के लिए कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कोई भी सरकार की तरफ से एक पिछले दिनों में जब ये सरकार बनी थी तो एक इससे पिछली सरकार में भी एक प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक पॉलिसी बनाने की बात हुई थी, बट उस पर काफी सारा डिस्कशन हुआ, बट उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर ये इस सरकार में भी ये एक पॉलिसी बनाने का डिस्कशन हुआ, कई सारे कंसल्टेशंस में हम पार्टिसिपेट किए थे, कई सारे हमने सुझाव दिए थे कि कैसे उस पॉलिसी में क्या होना चाहिए। तो वो पॉलिसी भी अभी आधी अधूरी है, उसमें भी कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से या कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। अभी जो ये पूरा लॉकडाउन के बाद, ये कोविड-19 के बाद जो हमें बहुत सारे हमारे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, क्योंकि हम लखनऊ में और अलग अलग जिलों में राशन का काम है या फिर पका हुआ खाने की बात है, या फिर ये सारे मुद्दों पे जब ये मजदूरों के साथ और परिवारों के, गरीब परिवारों के साथ राशन ये सारा काम कर रहे थे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस दौरान बहुत सारे पेरेंट्स ने हमारे से चर्चा किया कि हमारे प्राइवेट स्कूलों से हमें मैसेज आ रहा है कि उनको फीस भरनी है, पूरी फीस भरनी है, दूसरी तरफ उनका सारा रोजगार छिन गया है, कोई रोजगार नहीं है, काम धंधे बंद हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हो, चाहे वो लारी पटरी लगाने वाले हो, या पटरी दुकानदार हो, या फिर छोटा मोटा बिजनेस करने वाले हो, या इवन मिडिल क्लास जो छोटी मोटी नौकरी मॉल में करता है या इधर दुकान पे करता है, या जो भी छोटी मोटी नौकरी करने वाले, या तीसरा और जो चौथा सेक्शन है वो सर्विस क्लास का है, जो प्रीमियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके भी बहुत सारे लोगों के मैसेज और बहुत सारी बात सामने आई कि प्राइवेट स्कूल कंटिन्यूअसली उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप अपने बच्चे की फीस भरिए। और ऑनलाइन क्लासेस की बात फिर इस दौरान शुरू हो गई थी, तो ऑनलाइन क्लासेस कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर गूगल के माध्यम से या जूम ऐप के माध्यम से अलग अलग क्लास स्कूल्स ने शुरू किया था। तो ये फीस उठाने का जो पूरा सिलसिला था पहले क्वार्टर में, चाहे वो अप्रैल मई जून की बात हो या उससे जनवरी फरवरी मार्च की बात हो, ये तीनों क्वार्टर, ये दोनों पिछले दोनों क्वार्टर्स में पेरेंट्स से फीस ली गई। और जिन पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे थे या फिर नहीं दी पाई, तो उन बच्चों का स्कूल से या तो जो ऑनलाइन सिस्टम वो चल रहा था तो उनको नाम को एक्सक्लूड किया गया। तो हमारा यही है कि बिकॉज अभी पूरा आर्थिक जो पूरा मुद्दा है, आर्थिक जो परिस्थिति खराब है पूरे देश में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पे 70 से 80% लोग गरीब जनता निवास करती है, ऐसे माहौल में प्राइवेट स्कूलों के साथ, प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो फीस ली जा रही है, पूरी फीस ली जा रही है, कोई भी कंसेशन फीस में नहीं दिया जा रहा है, जबकि पढ़ाई मुश्किल से 5% या 10% या कहीं पे 15%, कहीं पे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, कहीं पे वो व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कहीं पे वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर स्कूल्स को फीस लेने का कोई भी औचित्य इस दौरान में नहीं समझ में आता है, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं रही है और आप बच्चे से या बच्चे के पेरेंट्स को आप जबरदस्ती फीस लेने के लिए विवश कर रहे हो। दूसरी तरफ बहुत सारे टीचर्स का भी कंप्लेन आ रहा है कि टीचर्स, ज्यादातर स्कूल्स में टीचर्स को सैलरी नहीं दी जा रही है, या फिर टीचर्स को सैलरी दी जा रही है तो 50% दी जा रही है, 60% कहीं पे दी जा रही है, कहीं पे 70%। कहीं पे भी किसी भी स्कूल, खासतौर से लखनऊ के स्कूलों का, मैंने सभी स्कूल्स को, चाहे वो छोटे स्कूल्स हैं या बड़े स्कूल
मुझे सब में पता किया, कहीं पर भी 70% से ज्यादा सैलरी टीचर्स को नहीं दी जा रही है। और टीचर्स को दूसरी तरफ उनको बोला जा रहा है कि आप अपने घर में व्हाइट बोर्ड खरीद के लाइए, लैपटॉप लेके आइए, वाईफाई का कनेक्शन लगवाइए, सो दैट कि आप अपने बच्चों को, जो अपनी क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाई करवा सकें। तो एक तरफ ये मुद्दा है कि आप पूरी फीस बच्चों से उठा रहे हैं और टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर मैनेजमेंट का यही है कि हमें टीचर्स को सैलरी देना है। दूसरा है कि सैलरी फीस लेने का जो सबसे बड़ा कारण है कि आप ट्यूशन फी भी ले रहे हैं, प्लस स्विमिंग पूल का चार्ज भी ले रहे हैं। लाइब्रेरी जबकि चल नहीं रही है, स्विमिंग पूल नहीं चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा है, आपका कोई एसी का या बिजली पानी का कोई खर्चा नहीं है, तब भी आप 100% फीस क्यों ले रहे हैं? उसका कोई लॉजिक समझ में, किसी भी मैनेजमेंट से आप बात करिए, किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमें बस हमारी ये फीस है, हमें ये फीस लेनी है। तो हमारा यही कहना है कि अगर आपको फीस लेनी है, अगर आपको टीचर्स को, पियोन को, अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, तो आप 50% लीजिए बच्चों से, पेरेंट्स से फीस, क्योंकि आपका बहुत सारे खर्चे अभी इस दौरान बच रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है, चाहे वो एसी का है, चाहे वो स्विमिंग पूल का है, लाइब्रेरी का है, या दूसरे और जो आपके कंटिजेंसी खर्चे होते हैं, सारे स्कूल्स के बच रहे हैं। तो आपको सैलरी देने के लिए अगर आपको फीस लेनी है तो आप 50% ले सकते हैं, ट्यूशन फी ले सकते हैं, 60% ले सकते हैं, या 70% ले सकते हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिकॉज स्कूल्स अपने तरीके से मनमानी कर रहा है। इसका हमें ये लगता है कि कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म नहीं है सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से ये प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो हमारा यही बोलना है कि दूसरा, एक सरकार की तरफ से कोई भी बहुत स्पष्ट आदेश या कोई भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं इस्टेब्लिश हुआ है। सरकार ने सिर्फ यही बोला है कि आप अपने नए साल में फीस नहीं बढ़ाएंगे, बट बहुत सारे स्कूलों में फीस भी बढ़ी है, बट उसके लिए अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं हुआ है। बहुत सारे स्कूलों में अगर जहां पर बच्चों ने फीस जमा नहीं की है, उन बच्चों के नाम काट दिए गए हैं, या फिर उनको बार बार मैसेज करके या फिर फोन करके धमकाया जा रहा है कि आप अपनी फीस, अपने बच्चों के फीस भर दीजिए, अदरवाइज तो आप अपने बच्चे का नाम कटवा लीजिए और हम दूसरे बच्चे जो लाइन में हैं उनको एडमिशन दे देंगे। तो ये एक पूरा माहौल है जिसकी वजह से पूरे जो खासतौर से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी है, जो समुदाय है, वो काफी पीड़ा में है, बहुत कठिनाई के दौर में है, क्योंकि एक तरफ उनका रोजगार, काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है, दूसरी तरफ स्कूल से उनको बार बार दबाव आ रहा है। तो बहुत सारा साइकोलॉजिकल असर उनके पेरेंट्स पे, उनके बच्चों पर और इन सारी चीजों पर पड़ रहा है। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल मुद्दा है, हमें सबको कलेक्टिवली सोचने की जरूरत है कि इस मुद्दे पर कलेक्टिवली साझी रणनीति क्या बनाई जाए, सरकार से क्या मांग किया जाए। हमारे साथ SCPCR की माननीय सदस्य भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो राइट टू एजुकेशन या जो शिक्षा का पूरा सवाल है उसमें बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तो SCPCR इसमें क्या पहल कर सकता है, राज्य सरकार क्या पहल कर सकती है। और ये जो पूरा एक प्रॉफिट मेकिंग, जो स्कूलों का जो प्राथमिक उद्देश्य था कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना, वो ना होते हुए बच्चों को एक बिल्कुल एक प्रॉफिट मेकिंग शिक्षा व्यवस्था, जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, और ये पूरी शिक्षा व्यवस्था एक प्रॉफिट के आधार पे खड़ी की जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें उसको रोकने के लिए सबको साझी रणनीति हमें बनानी पड़ेगी। इसीलिए आज की चर्चा है, और हमें अपेक्षा है कि सभी लोग अपना सुझाव दें, अलग अलग जिलों में क्या क्या परिस्थिति है उसकी भी बात करें। और ये कोई एक बहुत भाषण या कोई इस तरह का डिस्कशन ना हो, एक डिस्कशन हो जिसमें हमें कलेक्टिवली अपनी रणनीति बनाकर आगे क्या किया जा सकता है इस मुद्दे पर, उसके लिए हम पहल कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद खालिद जी। खालिद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक दो आंकड़े शेयर करना चाहूँगा। अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में स्कोर ने एक रैपिड सर्वे किया था जिसमें हम लोगों ने 3 स्टेक होल्डर्स को लिया था। अभी हम लोग जब इस बार का RT स्टेटस रिपोर्ट शेयर करेंगे, जो कि हम लोग 18 तारीख को हम लोगों ने एक डेट डिसाइड किया है RT स्टॉक टेकिंग के लिए, तो उसमें डिटेल से उस पर चर्चा करेंगे। बट उसके कुछ आंकड़े मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि उस रैपिड सर्वे में ये बात निकल करके आई कि जो 80% पेरेंट्स है उनके पास में एंड्रॉइड मोबाइल्स नहीं है।
और 7% पेरेंट्स हैं जिनके पास में कोई मोबाइल तक नहीं है। तो लेकिन इस ऐसे हालात में ऐसे केसेस भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किए हैं जिसमें कि ये देखा गया है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे हैं जो सेक्शन 12(1)(c) के अंतर्गत एनरोल हुए थे, उन सारे बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार से मोबाइल फोन्स का अरेंज करो, एंड्रॉइड मोबाइल फोन का और इंटरनेट का, जिससे कि आपको पढ़ा सके। और उसके पहले कुछ फी भी कलेक्ट करने के लिए उनको फोर्स किया गया था। दूसरी बात ये निकल करके आई है कि हमीरपुर से एक केस निकल करके आया था जिसमें 3 बहनों के बीच में एक झगड़ा हो गया इसी एंड्रॉइड मोबाइल को लेकर के। वो गरीब परिवार का फैमिली था, किसी प्रकार से एक मोबाइल उस फैमिली के पास में था और उस फाइट में एक बच्ची ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया आपस में झगड़ा करने के बाद में। तो ऐसे केसेस निकल करके आ रहे हैं इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, जबकि सरकार ने ये गाइडलाइन शुरू किया था कि फी हाइक कम से कम नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके रैपिड सर्वे में ये निकल करके आया है कि 56% पेरेंट्स ने ये बताया उनके स्कूल में किसी न किसी प्रकार से फी हाइक किया गया है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर प्रीति वर्मा है। हालांकि हम लोगों ने सोचा था कि एक बार सारे वक्ता बोल लें, उसके बाद फिर SCPCR से हम लोग उनके व्यूज को लें और फिर हम लोग भी उनको कुछ सजेशंस दें जिससे हम लोग साझा काम कर सके। लेकिन मैडम की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इस वजह से अगर आप मैडम जाना चाहें तो अभी अपनी बात को रख सकते हैं। नहीं विनोद जी, मुझे लगता है कि कुछ सुझाव जो हैं वो सुन लिए जाएं, उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ सुझाव भी सामने आ जाएंगे जिससे कि मैं आगे सरकार को लेटर लिख सकूंगी। तो अच्छा लग रहा है, चर्चा हो रही है इस विषय पे। ठीक है, थैंक यू। तो अगले वक्ता के तौर पे मैं रमाकांत जी को इनवाइट करना चाहूंगा। रमाकांत जी ने जब हम लोगों ने प्राइवेट स्कूलों के साथ में इनको कैसे रेगुलेट किया जाए और इस RT के संदर्भ में भी हम लोगों ने जब पहले एडवोकेसी की थी तो उसमें इन्होंने काफी सपोर्ट किया था। एक हम लोगों ने बहुत पहले करीब 2013-14 में जब स्कूलों में इनरोलमेंट नहीं हो रहा था तो उस समय में हम लोगों ने एक परिचर्चा की थी जिसमें ये शेयर किया गया था कि करीब 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे किसी न किसी प्रकार से फी रेगुलेशन को लेकर के और प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कुछ न कुछ कानून या गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं। वर्तमान हालात में उत्तर प्रदेश में भी फी रेगुलेटरी एक्ट तो आया है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी एक्ट हो जिसमें कि बच्चों के प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखा जाए और जो अलग अलग प्रकार के ग्रीवेंसेस आते हैं उसको भी रिड्रेसल के लिए लिया जाए, तो वो किस प्रकार से हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा रमाकांत जी। नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सुनाई दे रही है। जी सबको नमस्कार, प्रीति जी को नमस्कार और ईश्वर करे आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे ताकि हमारे इस अभियान का मदद हो सके। सभी साथियों को नमस्कार। मैं भी यही सोच रहा था कि और साथियों को सुन के अपनी बात मैं रखता, मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही मुझे लगता है दुखद स्थिति है। अभी मैं पढ़ रहा था, हमारे कर्नाटक के साथियों ने जो परसों शाम को मुझे साझा किया कि लगभग 40,000 शिक्षकों ने नौकरी गंवाई है कर्नाटक में और 8 गेस्ट टीचर ने आत्महत्या किया। और तो उनके प्राइवेट स्कूलों में जो स्थिति है वो तो बहुत ही दुखद है। और हमारे कोरांव में ये 2 घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरे दिल को बहुत छूती हैं। कोरांव इलाहाबाद में जो बच्चे हैं, वहाँ हमारे एक मित्र की पत्नी टीचर है और उसने मुझे बताया कि ये बच्चे जो है लॉकडाउन के दौरान रात में मछली मारते हैं 3 बजे उठ करके और सवेरे 5 बजे उसको बेचते हैं और बेच करके चावल खरीदते हैं। बची हुई मछली और चावल घर में बनाया जाता है तब खाते हैं। स्कूल का दबाव है कि आप मोबाइल फोन खरीदो और ये बच्चे जो है मोबाइल फोन नहीं खरीद सकते, इसलिए किसी भी हालत में स्कूल जाने में और ऑनलाइन एजुकेशन में असमर्थ है। और हमारे शिक्षक मित्र ने बताया कि लगभग इलाके में
केवल 15-16% ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं, बाकी 80-85% बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन। और ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका जो फीस लेने का दबाव है वो बहुत बढ़ रहा है। इस बारे में मैं और साथियों से सुनना चाहूंगा, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो ये कि देश भर में 12 हाई कोर्ट में लोगों ने पिटीशन डाला है, PIL डाला है और हाई कोर्ट से निवेदन किया है कि फीस माफ कर दिया जाए या केवल ट्यूशन फीस दिया जाए, और सरकारों से कहा जाए कि जो है इस बीच में प्राइवेट स्कूल फीस न बढ़ाएं, फीस के लिए बच्चों को तंग न करें। और 12 में से लगभग 7 राज्यों के हाई कोर्ट्स ने इन पिटीशंस को खारिज कर दिया है, या तो खारिज कर दिया है या कह दिया कि नहीं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और 3 राज्यों के हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं स्कूलों के साथ सरकार को निगोशिएशन करना चाहिए, और बाकी राज्यों में ये कहा गया है कि नहीं ये केवल ट्यूशन फीस वसूलना चाहिए। अब ये उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट जो अमेंडेड आया है 2018 का, वो उससे कुछ उम्मीद बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वो अपने आप में जैसा विनोद बता रहे थे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है। तो एक तरफ तो हमें ये लग गया कि जुडिशियरी इस मामले में प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और फीस समाप्त करने या फीस को घटाने का या फीस न बढ़े इस मामले में अभी तक जो है किसी हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कट जो है जजमेंट नहीं दिया है, सिर्फ 3-4 हाई कोर्ट को लेकर। तो इसका मतलब कि जुडिशियरी से अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का जो एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है दोबारा एक बार कि नहीं हमें अगर फीस जो है नहीं मिलेगी तो हमारे तो बिल्कुल बंद हो जाएगा और हमारे टीचर्स को कहाँ से तनख्वाह दी जाएगी। अब हमारे पास जो दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो है NCPCR या CPCR। और प्रीति जी मुझे माफ करेंगे, मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति है तो हम लोग आपकी तरफ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में खास करके, क्योंकि अभी जो है अगर जुडिशियरी जो है स्टैंड नहीं लेती है तो आप जो है एक इस राइट टू एजुकेशन कानून को लागू कराने वाली एजेंसी हैं। आपके NCPCR ने इस बारे में गाइडलाइंस भी जारी किया है। उस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि राज्यों के जो कानून बने उस कानून में आप की मेंबरशिप हो, आप भी उसमें रहें, आप उसको देखें, उसको मॉनिटर करें। दुर्भाग्य से ये उत्तर प्रदेश में हो नहीं रहा, और मुझे ये इस बात की थोड़ी सी हताशा है कि अब अगर अभी भी नहीं हो रहा है, इस लॉकडाउन में बच्चों को जो है स्कूल निकाल रहे हैं फीस के बिना, फीस बढ़ा रहे हैं, बच्चों की मानसिक यातना हो रही है, पेरेंट्स को जो है बेइज्जत होना पड़ रहा है। अब अगर ऐसे में जो है SCPCR अगर कोई पोजीशन नहीं लेगा तो RT कानून को लागू कराना उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही मुश्किल बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो भारत सरकार ने जो है एजुकेशन 2030 के तहत साइन किया है, उसको 5 साल तो बीत गए, अब केवल जो है 10 साल बचे हुए। अभी आप परसों नरसों जो है नई शिक्षा नीति आई है, हम सब जानते हैं इस शिक्षा नीति को अभी आई है, अभी इस पर जो है कानून बनेगा, कानून बनने के बाद जो है लॉ कमीशन से क्लियरेंस आएगा, वो आने के बाद अभी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय होने के नाते राज्यों में फिर अभी नए कानून बनेंगे, फिर इसका नोटिफिकेशन होगा और फिर इसके बाद जो है ये लागू होगा। तो हमें लगता है कि इसमें कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे अभी।
तब तक क्या हमारे बच्चे इस बात का इंतजार करेंगे कि नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और हम लोग स्कूल में रहेंगे? दूसरी बात यह कि जो नई शिक्षा नीति है वो भी कोई प्राइवेट स्कूलों को फांसी पर लटकाने वाली बात नहीं कह रही है। नई शिक्षा नीति भी उन्हीं के पक्ष में जो है ज्यादा बातें कह रही है। उनको रेगुलेशन के लिए भी कह रही है कि नहीं, वो तो खुद ही डिक्लेयर कर देंगे अपने बारे में, अपने फीस के बारे में, अपने स्ट्रक्चर के बारे में। तब ऐसा जो चारों तरफ का माहौल है, जुडिशियरी का, स्कूलों का, नई शिक्षा नीति का, अब ऐसे में हम सारे लोग जो है आपकी तरफ देख रहे हैं और आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मैं दो बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा क्योंकि मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलना चाहूंगा। दो तीन बातें मैं कहता हूं। पहली बात यह कि अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि मैं अभी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 1,62,000 सरकारी स्कूल हैं, 83,000 प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से, 8,256 के आसपास गवर्नमेंट एडेड हैं और 7,653 रजिस्टर्ड मदरसा हैं और 3,024 अनरजिस्टर्ड हैं। कुल मिला के 24-25 हजार अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अब ऐसे में जो है माननीय सतीश द्विवेदी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख प्राइवेट स्कूल हैं। ये बात मेरे गले उतर ही नहीं रही है कि अगर ये 6 लाख स्कूल हैं तो यूडाइस सिस्टम में क्यों नहीं है? अगर 6 लाख स्कूल उत्तर प्रदेश में है तो जो है फ्लैश स्टेटिस्टिक जो भारत सरकार द्वारा हर साल जारी होती है उसमें इनका आंकड़ा क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्या इन स्कूलों की कोई स्कूल मैपिंग हुई है उत्तर प्रदेश में? अगर हुई है तो ये आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं होता कि इन स्कूलों के बारे में कितने टीचर हैं, कितने ट्रेन टीचर हैं, सबके तनख्वाह की बात हो रही है? क्या सचमुच वो आरटी नॉर्म के अंतर्गत ये प्राइवेट स्कूल हैं या सिर्फ उनकी फीस का ही सरकार को चिंता है? तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि अव्वलन तो आप सरकार पर ये दबाव डालें कि सरकार ये जो नया अमेंडमेंट कर रही है, हम सब जानते हैं कि अभी इसमें जो है अपीलेट अथॉरिटी नहीं बनी है, तो एक तो जल्दी से जल्दी इसकी अपीलेट अथॉरिटी जो है स्वतंत्र रूप से बने और इन सारे बॉडी में SC-PCR का रिप्रेजेंटेशन हो। और तीसरी बात है कि इसमें सिविल सोसाइटी का कहीं प्रतिनिधित्व होना चाहिए। खास करके उत्तर प्रदेश में प्राविधान तो किया गया है लेकिन वो कब होती है मीटिंग, इसके बारे में क्या है, इस पर आपकी पहल चाहिए। चौथी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि क्या प्राइवेट स्कूल जब इसका वायलेशन कर देगा और तब जो है कोई पेरेंट या कोई बच्चा आपके पास या किसी बॉडी के पास शिकायत लेके आएगा तब इसका रेगुलेशन होगा या ऑटोमेटिक ऐसा कोई सिस्टम होगा आपकी तरफ से कि जो सारे प्राइवेट स्कूलों की कोई मॉनिटरिंग करे कि जैसे मैंने बताया कि सरकार के आंकड़े में केवल 91-92 हजार प्राइवेट स्कूल हैं यूपी में और मंत्री जी बता रहे हैं नहीं 6 लाख हैं। तो ये स्कूलों का आंकड़ा, क्या कोई स्कूल मैपिंग एक्सरसाइज हुई है जो आरटी कानून में कहा गया है? तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस प्रकार के प्राइवेट स्कूलों का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम जो है निश्चित रूप से जो है आप सुनिश्चित करवाएं। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बने, इस लॉ में जो है अपीलेट अथॉरिटी बने और उस अथॉरिटी में SC-PCR के हर जगह रिप्रेजेंटेशन हो और स्कूलों की इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो। मैं इतनी ही बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा क्योंकि जो है इस कानून में प्री प्राइमरी के स्कूल एग्जम्प्टेड किए हुए हैं और बाकी जो स्कूल हैं वो सारे स्कूलों को कॉग्निजेंस है कि नहीं आरटी के कानून के अंतर्गत वो अडेरेंट है कि नहीं है, ये जरूर आप देखें। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रमाकांत जी। चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके द्वारा और कुछ इश्यूज, रिलेवेंट इश्यूज को उन लोगों ने शेयर किया है। उस पे हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग एंजेला के पास चलेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ग्राउंड लेवल का सिचुएशन
जान ले और ग्राउंड लेवल में जो एक्शंस हुए हैं उसके बारे में थोड़ा जान ले। उसके लिए हम लोग अजय जी को इनवाइट करना चाहेंगे रेड ब्रिगेड से। और स्कूलों की तरफ से मार्च अप्रैल में तो फिर छुट्टियां उन्होंने की थी, लेकिन जब उन्होंने मई और जून में शुरुआत किया तो वो ढेर सारे मैसेजेज आ रहे थे और वो मैसेजेज पूरी स्टेट का है जो सभी लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले एक PIL दाखिल की, ठीक उसी आधार पर जिस तरह से हम लोगों ने पिछली बार किया था, कि हम लोग को कम से कम ये जो लॉकडाउन की अवधि का है, जो 3-4 महीना है जो आप फीस के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, कम से कम आप उसको तो जो है कि माफ करें, लेकिन जैसा रमाकांत साहब कह रहे थे कि सारी कोर्ट का यही हाल है और बड़ा दुखद रहा कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि उन्होंने कई बार हमारी पिटीशन को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अंततः ढेर सारे बहस के बाद उन्होंने हमारे पिटीशन को अभी तक खारिज नहीं किया। लेकिन बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है उनके जो है कि व्यवहार से या फिर उनकी बातों से कि ये बहुत बेहतर निर्णय देने की स्थिति में है। तो एक बार हम लोग फिर से बहुत ज्यादा आशावान नहीं है। उसके अलावा 3-4 ऐसे जो स्टोरीज में आपको बताऊंगा, इसलिए भी कि PCR की माननीय महोदया प्रीति वर्मा जी भी हैं और हम लोग जानना भी चाह रहे हैं कि एक लड़का है और आपको मालूम है कि नया सेशन भी शुरू हो गया है और उस सेशन में आप देखें कि बस 2 बार में जो दाखिले हुए, अभी पता ही नहीं चल रहा है कि आप तीसरी बार कोई दाखिला होगा कि नहीं होगा। कम से कम प्रोसेस तो शुरू होना चाहिए बच्चों का कि वो फॉर्म भरते रहें। अभी तक शायद दूसरा ही जो है कि चरण चल रहा है। मैं 2-3 कुछ सेकंड में स्टोरी आपको बता दूं। लखनऊ में जो पहला दाखिला हुआ था रिंकी नाम की लड़की का, वो एक बड़े संघर्ष के बाद सन 2014 में 17 में हुआ था और इस साल जो कि पिछले साल उसकी छोटी बहन का भी हुआ। पिताजी मजदूरी करते हैं और किसी तरह से जो है कि कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कई महीने से उनको यही लगातार प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ऑनलाइन क्लास शुरू करो। एक बेहतरीन बच्ची है लेकिन वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला नहीं पा रही है। उन दोनों बहनों की स्थिति ये हो गई कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इतने 4200 रुपये, कुछ का 2400 रुपये का ये है, या तो आप आइए और नहीं तो हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। और इस तरह से एक बड़ी जो है कि समस्या शुरू उन दोनों बहनों के पास में, ना मोबाइल है, ना कॉपी किताब है, ना सारी चीजें हैं। ये लखनऊ की स्थिति है। उसी तरह से आगरा में एक आरा नाम का लड़का है जो सिमैक्स वहाँ का एक बेहतर स्कूल माना जाता है। हम लोग लगातार वहां पे दाखिले करा रहे हैं। इस साल भी कहा गया कि आपको 4200 रुपये के साथ आना, अन्यथा आपका दाखिला नहीं किया जाएगा। एक हम लोगों ने फिर जो है कि बहुत एक दबाव डाला स्कूल पे, बातचीत की मैनेजमेंट से, तब जाकर के परसों उनका जो है कि दाखिला लिया गया है। मैं वाराणसी की एक बात बताना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि कितना लोगों को मालूम है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समर्थन नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूलों का, लेकिन हम कुछ आपको ऐसी घटनाएं बता रहे हैं जो आपको लगेगा कि आखिर में कहीं न कहीं से CPCR या NCPR को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बनारस में पिछले 4 साल से ऐसे बच्चों का जो 12C में थे उनका नाम काट दिया गया और उनका दाखिला नहीं लिया गया अंततः। दूसरी बात कि इन सारे बच्चों को जो इस साल की बात में जो पिछले साल के जितने बच्चे हैं, लगभग 47 हजार बच्चे हैं, सारे बच्चों को जो 5-5 हजार रुपए ड्रेस के लिए, स्टेशनरी के लिए मिलता था, वो जो है कि नहीं मिल पाया है। इस बार स्कूलों को रिवर्स तो आपने कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन उन तमाम बच्चियों को जो 40-50 हजार पिछले साल के हैं और 12-13 से लेकर के जितने भी बच्चे हैं वो लाखों बच्चों को उनका रिइंबर्समेंट नहीं मिल पाया। और ये बड़ी एक दुख की बात है। हम बस कुछ ये तो था कि जो बच्चों की, वाराणसी का क्षेत्र ऐसा है जहां पे कि सीधे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ये क्षेत्र है। अगर वहां पे ऐसी व्यवस्था होती है कि पिछले 3 सालों से बच्चों के जो 5,000 रुपए का जो मिलता है उनको किताबों के लिए और स्टेशनरी के लिए, ड्रेस के लिए, जूते के लिए, वो 3 साल से फाइल लौटाई जा रही है। हम लोग तमाम यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं जो कि हो पा रही है। हम यहाँ से आपको लेटर हम अभी नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन आप अपने लखनऊ में राजधानी के हाल ये देखिए कि पिछले साल का, यानी इस साल लॉकडाउन के समय में 31 मार्च तक जो पैसा बच्चों को दिया जाता है, उस पैसों को भी नहीं दिया गया, जो कि आपके संज्ञान में है।
उस पर क्या हो पा रहा है हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये पूरे स्टेट का हाल है, आगरा में भी यही स्थिति है, पूरे स्टेट का ये हाल है कि बच्चों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर वो पैसा भी मिलता तो 5,000 रुपए का ठीक है किताब नहीं खरीद पाते, लेकिन हो सकता है बहुत से ऐसे परिवार जो कुछ और पैसे मिला करके एक छोटा मोटा एंड्रॉइड मोबाइल तो ले लेते, कम से कम उनका ऑनलाइन क्लासेस जो कि चलता रहता है, लेकिन साथ में किताबों के लिए भी स्टेट से कुछ जो है कि इस तरह की कोशिश होनी चाहिए थी। एक दो सुझाव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या लाउड स्पीकर के माध्यम से, मैं सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं जिस स्कूल पढ़ा हूँ वो मेरे घर के बगल में है, मैं रोज स्कूल में जाता हूँ, देखता हूँ टीचर आ रहे हैं, बच्चे कोई नहीं आ रहे हैं, 6 क्लासेस हैं, लगभग 350 बच्चे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है हम एक क्लास के बच्चों को एक बार बुलाएं और हमारे स्कूल में जो है कि जो दिखाते हैं पर्दे पे, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर है, अगर एक क्लास के बच्चों को अगर हम सप्ताह में 1 या 2 दिन भी बुलाकर के उनकी अगर कक्षा चलाएं तो शायद ये बेहतर विकल्प हो सकता है कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और बच्चे जो बिल्कुल डिप्रेशन के अपने शिकार होते जा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, डांट खा रहे हैं और एक जगह जो कि कैद है बच्चे घरों में ज्यादातर, क्योंकि पुलिस लगातार ये घूमने नहीं देती है बच्चों को, तो क्या एक सप्ताह में अगर 1 दिन या 2 दिन या फिर 30 बच्चों का भी क्लास अगर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से चलाएं तो ये कि बेहतर हो सकता है कि मतलब बच्चों को पूरी तैयारी के साथ एक तो शिक्षा दी जा सकती है। दूसरा, लाउड स्पीकर सिस्टम है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लाउड स्पीकर सिस्टम के माध्यम से अगर हम चलाएं गांव में और बच्चे अपने अपने घरों में हों और वो लोग वहां पे जो है कि वो सुने और अपनी किताबें लेकर के जो सरकारी स्कूलों में दिया गया है, सरकारी स्कूलों से जो है कि दिया गया है, वो बच्चे कम से कम वहां पे पढ़ें। ये 2 चीजें जो थी जो कि हम लोग का एक सुझाव है। और तीसरा ये है कि अभी तक जो हम लोग ये सफलता पा रहे हैं उन विद्यालयों में जहाँ पे कि आपके फी रेगुलेशन एक्ट का कोई प्रभाव नहीं है या फिर आरटी एक्ट में वो तमाम प्रकार के जो है कि दबाव दे रहे हैं, उसमें हम लोग पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से लखनऊ के जो भी केसेस हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं उसमें पेरेंट्स सीधे जा रहे हैं स्कूल पे, हालांकि एक बवाला हो रहा है स्कूलों पे या फिर उनके मैनेजमेंट और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने साथी लोग हैं सामाजिक संगठनों के साथी वो बात करके स्कूलों से किसी तरह से बच्चों को एक जो कि मध्यस्थी भूमिका निभा करके बच्चों को किसी तरह से उनकी शिक्षा का नुकसान नहीं हो ये कोशिश कर पा रहे हैं। तो एक तो ये है कि अगर हम पेरेंट्स एसोसिएशन के लिए बहुत अगर तेजी से आगे बढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन हमारा पूरा जोर रहेगा कि अगर आपसे कि अगर ये जो हमारे स्कूल जो है कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी हैं अगर वो 30-40 की संख्या में आते हैं स्कूलों में तो शायद एक बेहतर हम लोग विकल्प दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी। अब मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं एंजेला को इनवाइट करना चाहूँगा। एंजेला अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें जो बाकी स्टेट्स में जिस तरीके से चल रहा है और स्टेट में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट अगर बने तो उसमें क्या उसका प्रारूप होना चाहिए, इनइक्वालिटी के संदर्भ में अपनी बात को रखें। एंजेला। अंतर्राष्ट्रीय तो शुरू कहाँ से करूँ समझ में नहीं आता है क्योंकि कुछ कहीं से भी शुरुआत बन सकती है। यूपी के परिप्रेक्ष्य में शुरू करें, हालांकि चर्चा बहुत हो चुकी है। रिसेंटली एक रैपिड सर्वे हुआ था हमारे यहाँ, हम आपके साथ ही हुआ था कायदे से। लगभग आधे स्कूल्स के अंदर फीस हाइक हुआ है पिछले कोविड के दिनों में ही, और लगभग 90% अभिभावकों का कहना था कि उनको फीस के मामले में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही है इस समय। तो इसलिए जब खुलेआम कानून का उल्लंघन होता है तो शायद किसी ना किसी को वो मुद्दा उठाने की जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ कानून का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है, इसमें बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है, इंस्टीट्यूशन जो भी हो। दूसरा, यदि इतने पैमाने पे कानून का वायलेशन हो रहा है तो एनफोर्समेंट का सवाल आता है।
कि यदि कानून का उल्लंघन इतने स्केल पर हो तो उस कानून का महत्व क्या बचता है। तो जिनकी जिम्मेदारी है कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, एनफोर्समेंट कराना, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्ट करना, उनके भी की भी जिम्मेदारी कुछ हद तक बनती है। अपहोल्डिंग द लॉ ऑफ द लैंड। पिछले हफ्ते रिपोर्ट एक स्टेट ऑफ द सेक्टर रिलीज हुई है प्राइवेट स्कूल के ऊपर सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की तरफ से, और जो उनके कीनोट स्पीकर में से एक थे, उन्होंने प्रस्तुति वहीं से शुरू की थी कि इस समय भारत का के प्राइवेट स्कूल का जो सेक्टर है वो झूठ के आधार पर है, और वो झूठ है कि एजुकेशन सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो यदि बुनियादी रूप से भारत के संविधान में लिखी हुई चीजें, भारत के लीगल प्रेसिडेंट के आधार पे चीजें, भारत के कानूनों के आधार पर लिखे हुए चीजें कि शिक्षा एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है, खुलेआम उसका खुले मंच से ये बोला जाता है कि ये झूठ है, तो शायद कुछ करने की जरूरत। अब अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स लॉ देखें तो इसलिए इस पे क्यों अमल करने की जरूरत है। पहली बात है क्योंकि स्टेट क्राइसिस है। जब 50% बच्चे जिस एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं वो वर्तमान समय में है, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, उनको शिक्षक मिले, उनको उनकी पढ़ाई अनइंटरप्ट नहीं हो, और उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ बुरा व्यवहार नहीं हो उनके स्कूल की तरफ से। जिस तरह से हम बोलते हैं कि सरकारी सिस्टम में बच्चों का अधिकार नहीं का हनन नहीं होने चाहिए, इस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी यदि बच्चों के अधिकार छीने जा रहे हैं तो शायद हमें सतर्क होने की जरूरत है। दूसरा इस पे काम करने, इसको ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स लॉ देखें, चाहे वो सीआरसी के प्रावधान हो या कन्वेंशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स, उसके हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी है नॉन स्टेट एक्टर्स का रेगुलेशन। इसलिए चाहे वो भारत का कानून हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स लॉ है, उसके हिसाब से रेगुलेशन स्टेट की जिम्मेदारी है। तो इसलिए स्टेट के जो इन्फोर्समेंट के और रेगुलेशन के मैकेनिज्म्स हैं उनको उनके ऊपर अमल करने की जरूरत है। तीसरा है क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि रेगुलेशन की जिम्मेदारी है सरकार की। इस समय क्राइसिस है, और जो लगभग मैं हर वेबिनार में जब मुझे प्राइवेट के बारे में बोलने का अवसर मिलता है या अस्पतालों के बारे में, जो मुसीबत में साथ देता है वही दोस्त होता है। यदि प्राइवेट स्कूल्स इस समय मुसीबत में पेरेंट्स के और बच्चों के साथ नहीं है तो शायद वो हमारे दोस्त नहीं है, ये कहने का अवसर है। परंतु साथ साथ पुशिंग ऑफ द एनवेलप फॉर रेगुलेशन के लिए मौका भी है। यदि जो विनोद ने बोला बाकी प्रदेशों में क्या लीगल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश हो रहा है, रमाकांत जी ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ, लगभग 13 तकरीबन प्रदेशों में इस समय किसी ना किसी किस्म का रेगुलेशन का प्रयास हुआ है। पहली बार मौका दिख रहा है कि लगभग हर प्रदेश, और ये 13 जब आखिरी बार ट्रैक किया था वो 3-4 हफ्ते पहले की बात है, 1 महीने के अंदर और भी बहुत जगह पर प्रयास हुए होंगे। तो लेके चलो कम से कम आधे प्रदेशों में एनसीपीसीआर ने भी गाइडलाइंस निकाली हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में लगभग सब जगह पर थोड़ा सा एपेटाइट है रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करने का। और यदि कॉम्प्रिहेंड, अब दो रणनीति हो सकती है। एक है वर्तमान समय की जरूरत और वर्तमान समय का क्राइसिस, वो चाहे वो फीस का मसला है और टीचर्स के सैलरी का मसला है। इसलिए वर्तमान की जरूरत के हिसाब से ये 2 पहलू हैं
और तीसरा विशेष तो जो चर्चा में नहीं आया है 12C के बच्चों की पढ़ाई का, जहां बाकी बच्चों के पास तब भी कुछ ना किसी किस्म का डिजिटल एक्सेस है, किसी का फोन है, परंतु 12C के बच्चों के पास वो न्यूनतम जो संसाधन है जिसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है वो नहीं है। तो इसलिए 3 है मुद्दे जो इमीडिएट है, जो ज्वलंत है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों के लिए, जिन मुद्दों के ऊपर ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूमन राइट्स कमीशन और SCPCRs ने इन द पास्ट रूल किया है कि 12C के बच्चों का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं छीनने चाहिए। जिन कारणों से फाइनेंशियल फैक्टर से यदि बच्चे स्कूल से बाहर से ड्रॉप आउट होते हैं, उन सवालों के ऊपर कुछ ना कुछ होने चाहिए। उसके लिए भी प्रेसिडेंट है, बस ये है कि ये प्राइवेट है, वो सरकारी थे। और तीसरा उनके तो और टीचरों के सवाल और टीचरों के कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट के भी सवालों के ऊपर लीगल प्रेसिडेंट है। ये 3 मसले हैं जो इमीडिएट है, लेकिन ये सिर्फ इमीडिएट का मसला नहीं है। जैसे मैंने बोला, जो मुसीबत में साथ देता है वही दोस्त होता है। तो ये मौका है कुछ आगे और भी सवाल उठाने का। एक है जो यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें और शायद कुछ हद तक हमें मार्गदर्शन वो सिद्धांत दे सकते हैं। मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्राइवेट स्कूल होने की जरूरत है। एक है, प्राइवेट स्कूल्स के होने से कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए। अमीर और गरीब के बच्चे वर्तमान समय में भारत में अलग स्कूल में पढ़ते हैं और सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन इमीडिएटली एक्शनेबल ऑफेंसेस हैं ह्यूमन राइट्स लॉ के अंदर, जिसके ऊपर काम अभी होने चाहिए। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन और डिवीजन ऑफ रिच एंड इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। यदि हमारे देश में अमीर और गरीब अलग एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, वो अपने आप में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। जो इक्वालिटी का जो सिद्धांत है, चाहे वो भारत के संविधान का सिद्धांत हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स का सिद्धांत हो, चाहे यूनेस्को का नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन का कन्वेंशन है, उनके सबका क्लियर वायलेशन है। दूसरा है ह्यूमनिस्टिक विजन जो है एजुकेशन का, सिर्फ लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए नहीं है, परंतु नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल्स को, लार्जर विजन ऑफ एजुकेशन, संपूर्ण जो शिक्षा की का जो विजन है वो प्राप्त करने का जरिया है। इसलिए सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेजने का से सिर्फ लर्निंग आउटकम्स तक ही ना सीमित रहे, परंतु बाकी जो चीजें हैं, बच्चा सीखे, बच्चा खेले, बच्चा अपने पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा कर सके। चौथा है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को के हिसाब से चले प्राइवेट स्कूल भी, जिसमें शामिल है RTE के मानक। हम बहुत सुनते रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, सरकारी स्कूल बुरे हैं। डाइस का डेटा उठाओ, हम बहुत सुन चुके हैं कि 13% RTE कंप्लायंस रेट है। प्राइवेट स्कूल्स का सरकारी स्कूल्स के मुकाबले में RTE का इम्प्लीमेंटेशन का जो दर है वो कम है। इसलिए नॉन कंप्लायंस के भी मसले हैं। आपके भाषा का सवाल है, NEP के चलते अंग्रेजी के और मदर टंग पे बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मदर टंग एजुकेशन के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन होता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के, नॉन स्क्रीनिंग के जो दलित और आदिवासी जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल से निकाला जाता है, और लड़कियों की संख्या प्राइवेट स्कूलों में कम है लड़कों के मुकाबले में। तो ये सारे जो पहलू हैं जो क्लियरली ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को वायलेट करते हैं, उनके ऊपर ठोस रणनीति होनी चाहिए, ठोस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। आखिरी में ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन के सिद्धांत,
प्राइवेट स्कूल्स में कितनी पारदर्शिता है, कितनी हद तक आप पूछ सकते हो प्राइवेट स्कूल में कि आपका खर्चा किस तरह से हो रहा है, कि आपकी फीस का प्रॉफिट कैसे छिपाया जाता है, आपके अभिभावक। सरकारी स्कूल में तो तब भी एसएमसी है जिसमें अभिभावक जा सकते हैं, और प्राइवेट स्कूल में जो इक्विवेलेंट बॉडी है उसके पास भी कुछ ठोस अधिकार नहीं है। इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की जरूरत है जो सेग्रीगेशन के मसले को देखे, डिस्क्रिमिनेशन के मसलों को देखे, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पूरे हो, आरटीए का पूर्ण क्रियान्वय जो प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल से भी बदतर है, और जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और अभिभावक और आम नागरिक की जो भागीदारी का जो मसला है प्राइवेट स्कूल्स के रेगुलेशन के लिए, उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की जरूरत है। वर्तमान समय में 3 मसले हैं। एक है ज्वलंत मुद्दा फीस का, जिसकी वजह से बच्चों के कंप्लीशन और टीचर्स के एम्प्लॉयमेंट का सवाल है। दूसरा है एनफोर्समेंट का, गाइडलाइंस निकल चुके हैं, गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो उसका इन्फोर्समेंट के लिए क्या कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिससे रिलेटेड मसला है ग्रीवेंस रिड्रेस का, शिकायत निवारण तंत्र जो है वो सरकारी सिस्टम के लिए हम डिमांड करते रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या शिकायत निवारण तंत्र हो सकता है, विशेषतर क्योंकि आधे बच्चे प्राइवेट में हैं, शायद उसके लिए भी कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। और हाँ, बड़ा कानून भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े सवाल हैं जिनके लिए वर्तमान समय में हमारे पास समाधान रेडीमेड है नहीं, इसलिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। धन्यवाद एंजिला, काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपने सारी बातों को रखा, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क से लेकर के जो स्टेट कॉन्टेक्स्ट है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रीति जी को इनवाइट करना चाहूँगा, और उसके बाद फिर हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे उनके सुझाव लेंगे, ताकि हम लोग एक समुचित जो सुझाव है वो SCPCR को सबमिट कर पाएँ फर्दर एक्शन के लिए। प्रीति जी। हेलो जी विनोद जी, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। और आज बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है, क्योंकि हम लोग भी एक इसी समस्या से गुजर रहे थे। शुरुआत में जब अभिभावकों की कंप्लेंट्स आई कि हम पर फीस का दबाव बनाया जा रहा है, तो हम लोग कुछ ढंग का सलूशन नहीं निकाल पा रहे थे। और उस समय हम लोगों ने एक स्कूलों से निवेदन किया कि ये कोविड महामारी है और इस क्राइसिस में स्कूल जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ना देखें, बल्कि इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और फीस को 3 महीनों के लिए माफ करें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्कूलों ने मेरी इस जो अपील थी इस पर गौर भी किया, और कई स्कूलों ने फीस को माफ भी किया, मगर वहीं कई प्राइवेट स्कूल जो है वो लगातार अभिभावकों पर फीस देने का प्रेशर जो है वो बनाते रहे हैं और आज भी बना रहे हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगी कि जो SCPCR है इसने इस कोविड महामारी के दौरान कई अलग से कार्य किए हैं, और खुद स्वयं हम सदस्यों ने फील्ड में उतरकर अपने लेवल पे जितना हो सकता था, संभव हो सकता था, इस महामारी के दौरान पूरा कार्य किया है। इसमें चाहे बच्चों के पोषण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, हर लेवल पे हम लोगों ने काम किया है। और विनोद जी, आप ने जो लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर में जो पोषण अभियान में आप SCPCR के साथ में शामिल रहे हैं ऑक्सफेम इंडिया की तरफ से, वास्तव में सराहनीय है। और आप ही के साथ मिलकर हम लोगों ने पोषण अभियान चलाया था, और जिससे लगभग हम लोगों ने 1-1.5 महीने का राशन जो है वो लोगों को उपलब्ध कराया था। इसी तरह हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो कि हमारी बच्चियां जो थी वो कस्तूरबा में रह रही थी और उनको ये जो बेसिक मटेरियल था वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था कोविड महामारी के दौरान, तो हम लोगों ने सेव द चिल्ड्रन के साथ में मिलकर वहां
वहां पर भी एक अभियान चलाकर लगभग 4 से 5 हजार सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया। इसी तरह शिक्षा के मामले में अगर हम आपसे बात करें तो जहां पर जिन बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था या जहां पर शिक्षा की दिक्कत आ रही थी, तो वहां पर हम लोगों ने एकल विद्यालय जो है ग्रामीण स्तर पर जो चल रहे हैं उन पर उनका सहयोग लिया और कोशिश की कि बच्चे जो है वो एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उस नेटवर्क से जुड़े और अपनी जो शिक्षा जो उनकी रुकी हुई है इस समय, तो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा जो है वो वहां पर जाकर अपना पढ़ाई करें और उनको कुछ छोटे मोटे इंटरेस्ट के चीजें दी जाएं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और ये देखा गया कि वास्तव में ये बहुत कारगर भी रहा। लेकिन जो आप ये जो सब्जेक्ट है प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस माफी वाला, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जब हम लोगों ने शुरुआत में अभिभावकों द्वारा ये एप्लीकेशन आई हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया और हम लोगों ने अपील की। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। इसमें टीचर्स ने भी अपना एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, हम देखिए इतनी मेहनत करते हैं, अभिभावकों को फीस देना चाहिए, इस तरह की मुहिम जो है वो टीचर्स की तरफ से भी आई। हालांकि चूंकि उनकी सैलरी बहुत कम होती है, उनके सामने भी जीवन यापन की समस्या रहती है, साथ में और कर्मचारी स्टाफ भी स्कूल से जुड़ा रहता है, तो हम लोगों को वास्तव में ये लगा कि अगर अभिभावक फीस नहीं देंगे तो ये जो टीचर्स हैं या जो ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इतनी मेहनत हो रही है, या जो स्टाफ जो कर्मचारी जुड़ा हुआ है, कैसे इनका परिवार सर्वाइव करेगा। तो हम लोगों ने केवल अपील करके इस चीज को उनके माध्यम से छोड़ दिया कि एक मानवीय दृष्टिकोण अभिभावक भी अपनाएंगे और एक मानवीय दृष्टिकोण जो है वो स्कूल भी अपनाएगा, क्योंकि ये क्राइसिस का वक्त है। मगर ऐसा हुआ नहीं। और अब जब अध्यापकों की सैलरी जो है वो कई स्कूल नहीं दे रहे हैं या जो दे भी रहे हैं वो मिनिमम दे रहे हैं, तो अब एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आकर खड़ी हुई है कि पूरी तरह से सारा झुकाव जो है वो अभिभावक पक्ष में चला गया है और जो फीस देने और ना देने की जो बात है वो सामने आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो फीस हम लोगों को नहीं देनी चाहिए। मैं भी एक अभिभावक हूँ, मेरा भी मानना यही है कि जब ऑनलाइन क्लासेस और जो ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चा कक्षा 3 में पढ़ रहा है, उससे छोटा जो बच्चा है, मेरा एक बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है और मुझे लगता है उसको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक बच्चा मेरा 5th में है, उसको समझ में आता है कि क्या करना है, कैसे होमवर्क को मैनेज करना है। बट क्लास 2 का बच्चा जो है उसको सामने कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं खुद उस चीज को महसूस कर रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस कहाँ पर सक्सेसफुल हैं और कहाँ पर नहीं सक्सेसफुल हैं। तो जहां पर सरकार है, सरकार भी ऐसे चीजों का बहुत अच्छे से संज्ञान ले रही है। जहाँ भी अभिभावकों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमें अनर्थक दबाव डाला जा रहा है, ऐसे में हम लोग पूरी तरह से संज्ञान लेकर स्कूलों पे कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनको राहत देने का कार्य कर रहे हैं। मगर ये तभी संभव हो पा रहा है कि जब कंप्लेंट्स हम लोगों के पास आ पा रही हैं। अभी हम लोग एक मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाए हैं कि कैसे अभिभावकों को इस प्रेशर से निजात दिलाई जाए और कैसे उनको इस चीज से बाहर निकाला जाए। क्योंकि कई स्कूल जो हैं वो बहुत स्कूल भी, प्राइवेट स्कूल भी 2 तरह के हैं। एक तो बहुत सक्षम स्कूल हैं और एक बेसिक कैटेगरी के स्कूल हैं, जहां पर कई स्कूलों में मैंने देखा है कि छोटे से स्कूल हैं मगर पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस उनकी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या करना चाहिए और कोई अभी ठोस चीजें हम लोगों के सामने नहीं आ पा रही हैं कि कैसे मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए और कैसे इस पर एक राहत दी जाए अभिभावकों को। देखिए, स्कूल जो होता है कि एक विद्या का वो मंदिर है जहाँ पर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी व्यवहारिक ज्ञान भी सीखता है। बड़ों के साथ आदर की बात हो गई, चाहे बैठने उठने, औरों के साथ तालमेल की बात हो गई। मगर अब ये देखने में आ रहा है कि स्कूल का मैनेजमेंट खुद जो अभिभावक है उनसे तालमेल नहीं बैठा पा रहा है या जो इस क्राइसिस के समय तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, उस पर क्या एक्शन किया जाए। तो जो आप लोगों के विचार आए हैं, कुछ लोगों के विचार मुझे काफी अच्छे लगे, मैंने उनको नोट भी किया है। और अभी इस मीटिंग के बाद में मुझे लगता है कि विनोद जी से मैं इस पर एक कंक्लूजन जो रहेगा वो भी जो आएगा मेरे सामने, उसको मैं सरकार से भी साझा करूंगी। और अब जो इस
जिस प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है उसको संज्ञान में लेकर जहां पर जो भी सरकार से आगे पक्ष अपने रखने की बात है वो रखूंगी। और कुछ अगर अच्छा सा कुछ मैकेनिज्म डेवलप हो पाए जिसको हम लोग इजीली इस समय सरकार को रखें और वो एक्सेप्ट हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जो मीटिंग हो रही है आज वर्चुअल, ये हम लोगों की कारगर हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है जिस पर हम लोग खुद अभी ओहो की स्थिति में हैं, और मुझे लगता है कि मैं लास्ट तक इसको ज्वाइन करूंगी और सुनूंगी। कुछ बहुत अच्छे बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, कुछ मेरे दिमाग में भी उससे पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको मैं आगे रखूंगी। आप सभी लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। अभी कुछ पॉइंट्स को जो मैंने नोट कर रखा था उसको मैं एक बार सबके सामने बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम लोग फील्ड से जो कुछ सुझाव अगर किसी साथियों के हैं, ऑलरेडी चैट बॉक्स में कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, तो वो हम लोग सुझाव ले लेते हैं सारे साथियों के द्वारा। अभी तक जो पॉइंट डिस्कशन में आया है, सबसे पहली बात, अहम बात ये निकल करके आई है कि वर्तमान में जो फी रेगुलेटरी एक्ट है उसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कदम उठाना चाहिए, और दूसरा कि कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करने के लिए। इस दिशा में सरकार के द्वारा कदम उठाने चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो कोविड के ड्यूरेशन में फी कलेक्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से पेरेंट्स के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर के एससीपीसीआर का एक अपना स्टैंड होना चाहिए। और एनसीपीसीआर ने जिस तरीके के गाइडलाइन निर्धारित किए हैं, जारी किए हैं, उसी तर्ज पे एससीपीसीआर के द्वारा भी एक गाइडलाइन जारी किया जाना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव है। और नेक्स्ट एक और सुझाव आया था कि अभी तक तो जो सेक्शन 18 और 19 आरटी एक्ट में कहा गया था कि स्कूलों की मैपिंग होनी चाहिए और उनको आरटी कंप्लायंट बनाने के लिए उनके द्वारा प्रपत्र जमा कराया जाना चाहिए और बीएसए उसको अप्रूवल देगा। तो स्कूलों की मैपिंग ही नहीं हुई है कि सरकार में कितने प्राइवेट स्कूल चलाए जा रहे हैं, तो उसकी हम लोग कैसे रेगुलेशन की बात कर सकते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग होना चाहिए जिसको एससीपीसीआर रिकमेंडेशन के तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकता है। अब थोड़ा अगर हम लोग फ्लोर ओपन करें, मित्ररंजन जी तो जो फील्ड के साथी है उनसे कुछ सुझाव ले ले। एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने कुछ वैलिड पॉइंट्स को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ये शेयर किया है कि प्राइवेट स्कूलों में फी तो कलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन टीचर्स से उनकी बात हुई है, बहुत सारे टीचर्स जो प्राइवेट स्कूलों में थे उनको एक भी रुपया फी नहीं दिया गया है। तो ऐसे ही अगर फील्ड से अगर कोई सुझाव व्यक्ति देना चाहे, और ये ध्यान में रहे कि हमारा दायरा अभी फिलहाल प्राइवेट स्कूलों के रेगुलेशन और जो सेक्शन 12(1)(c) में दाखिला लिए हुए बच्चे हैं उस पे ही रहे, क्योंकि बाकी अन्य मुद्दों के लिए हम लोग सेपरेट कंसल्टेशंस अलग अलग समय पे और ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फ्लोर ओपन करते हैं, अगर जिस साथी को बोलना हो अपना माइक अनम्यूट करे और अपनी बात को रखे। माध्यम अगर शिक्षा देने का बना ले, ऑनलाइन पढ़ाया जाए, मतलब टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाए, इससे हमको कोई एतराज नहीं है। टेक्नोलॉजी सिखाया जाए, हमारे टीचर्स की मदद के लिए टेक्नोलॉजी लाया जाए, इसमें भी कोई एतराज नहीं। लेकिन टीचर और स्कूल की जगह अब अगर मोबाइल फोन और लैपटॉप और डिवाइसेज खाली हो जाएंगे शिक्षा देने का माध्यम, तो फिर ये हमारे भारत जैसे देश में जहां 3/4 लोग किसानों ग्रामीण एरिया में हैं और गरीबी के दलदल में ढके हुए हैं, उनको ये मुश्किल होगा। और ये बात सही है कि सबने ये कहा है कि ऑनलाइन बच्चों के हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। ऑनलाइन की रीच भी हमारे देश में 27% है, 10% लोगों के पास लैपटॉप और डिवाइसेज है। टेक्नोलॉजी कंपनियां दबाव डाल रही है सरकार पर कि पैसे से, सरकारी पैसे से, पब्लिक फंड से उनके मोबाइल फोन खरीद के डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, या टैब जो है उनके खरीद के डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। अब जो सरकार
टॉयलेट नहीं दे पा रही है, पीने का पानी नहीं दे पा रही है, टीचर नहीं दे पा रही, 9 लाख जगहों पे टीचर खाली है। उन पे दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है कि जो 25,000 करोड़ का बजट है उसमें से आप 10,000 करोड़ जो है डिवाइसेस खरीद लीजिए। आप जानते हैं कि बहुत हमारे प्रदेश के कई राज्यों में कंप्यूटर बांटे गए, लेकिन उससे शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। बिजली नहीं आती है, इन्वायरमेंट नहीं है और उस तरह की टीचर्स की ट्रेनिंग भी नहीं है, तो ये इसमें समय लगेगा। इसलिए ये ऑनलाइन वाली जो बहस है इसको तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए। ये हमारे देश के लिए कहीं से भी एप्रोप्रिएट नहीं है और ये हमारे सोशल कनेक्ट को खत्म कर देगा। तो प्राइवेटाइजेशन का एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं फ्लैग करना चाहता हूं कि ऑनलाइन पर इंटरवीन कीजिए आप और अपनी सरकारों को कहिए कि वो ऑफलाइन के मामले में विचार करें। ऑफलाइन के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को लर्निंग मटेरियल बांट के पढ़ाया जा सकता है। लड़कों के बच्चों का एंगेजमेंट इस महामारी के दौर में केवल एंगेजमेंट रखने की जरूरत है। कोई कोर्स कंप्लीशन का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, न तो एग्जाम का दबाव बनाना चाहिए। तीसरी बात, स्कूल रीओपनिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। स्कूल रीओपन होंगे कि नहीं, बहुत सारी चीजें अब मुश्किल यही है कि इस दौर में बहुत सारी चीजें धीरे धीरे रीओपन हो रही है, लेकिन स्कूल रीओपनिंग के मामले में एक गैदरिंग का खतरा है, इसलिए अभी कोई स्पष्ट उस पर बात कह नहीं पा रहा है और जो तो पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजने को तैयार है। तो इस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि किन टर्म्स एंड कंडीशन में रीओपन किया जाए, क्योंकि अगर बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रही तो एक खतरा है कि 25% बच्चों का ड्रॉप आउट हो सकता है और भारत में 25% बच्चे बहुत होते हैं और जिनका ड्रॉप आउट होगा उसमें मैक्सिमम दलित होंगे, पिछड़े होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे और लड़कियां होंगी जिनकी शिक्षा छूट जाएगी। और अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे गरीबों के बच्चे जो है काम पर जाने लगे हैं। तो यह एक डिसकंटिन्यूएशन एक बड़ा बहुत मुश्किल से आरटी आने के बाद जो है लोगों ने बच्चों ने स्कूल में आना शुरू किया था और इनरोलमेंट 98% बढ़ गया था। तो वो लेकिन उसमें एक बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है और चाइल्ड लेबर के और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, चाइल्ड मैरिजेज के चांसेस बढ़ जा सकते हैं। तो हम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जो एनजीओज के लोग हैं या जो हमारे साथी मूवमेंट्स के साथ जुड़े हैं, जो शिक्षा के प्रति कमिटेड हैं और सोचते हैं कि शिक्षा जो है सोसाइटी को चेंज करने का एक बड़ा हथियार है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे जो है वो उनका डिमोटिवेशन न हो और उनका स्कूल किसी हालत में न छूटने पाए। तो वो क्या मदद कर सकते हैं और सरकार को क्या सलाह दे सकते हैं, वो एक महत्वपूर्ण है, ताकि घरों में रहते हुए या मोहल्लों में रहते हुए छोटे छोटे ग्रुप में डिस्टेंसिंग बना करके बच्चों की शिक्षा को कैसे जारी रखा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें लिए जा सकते हैं। हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का एक बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर है। बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी भी राज्य की सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का इस कोरोना महामारी के दौर में उपयोग नहीं किया बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए रखने का। वह एक बहुत बड़ा ढांचा है और वह एक बहुत ही डेमोक्रेटिक ढांचा है। उसको गाइडलाइंस दी जानी चाहिए और उसको एक्टिव करना चाहिए कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कैसे अपने कॉन्टेक्ट्स को अपने मोहल्लों में मेंटेन कर सकती है और बच्चों की शिक्षा के प्रति मोटिवेटेड रख सकती है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिनको हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप जानते हैं कि 50% बच्चे जो है वो मिड डे मील पर निर्भर रहते हैं। अगर मिड डे मील न मिले तो उनको भोजन नसीब नहीं हो सकता है। और अब तो लॉकडाउन में लोगों की आजीविका छूट गई है। अब तो और भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के पोषण का ध्यान रखा जाए। मिड डे मील का डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, बातें हो रही हैं, लंबी लंबी जो है बयानबाजी हो रही है, लेकिन मिड डे मील अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको कहता हूं कि माल न्यूरिश्ड बच्चों की संख्या बढ़ेगी और हमारे बच्चे भूख से, जैसा अभी राय साहब ने कहा कि जाके मछली मारते हैं और वो लेके आते हैं और वो खाते हैं बच्चे। कई जगह मैंने वीडियो देखे बिहार में कि बच्चे गांव में खेतों में घूम रहे हैं, मेढक ढूंढ रहे हैं कि मेढक पकड़ करके जो है वो उनका आजीविका का साधन बना हुआ। इस तरह की हालत हो गई है, बड़ी भारी भुखमरी का संकट उनके सामने आ रहा है। हम पढ़ाई की बात करते रहते हैं, लेकिन हम इस पहलू को नहीं देखते हैं कि अगर बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे
तो वो सीखेंगे नहीं। और स्वस्थ रहने का एक बहुत बड़ा जरिया मिड डे मील है। स्कूल बंद होने से 50% बच्चों के सामने भूखमरी का संकट आ गया है। उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनके लिए पोषण और आहार की व्यवस्था की जाए, और जो ये कंक्रीट अर्थों में होना चाहिए। ये कोई फोटोग्राफी का मसला नहीं है और प्रचार हासिल करने का मसला नहीं। SCPCR की प्रतिनिधि यहाँ है, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ कि एक सर्वे होना चाहिए, और फिर माइग्रेंट्स के जो बच्चे वापस लौटे हैं उनकी संख्या का भी पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के भोजन से लेकर स्कूल जाने तक का एक नया अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। और उन बच्चों को अगर स्कूलों में लाना है, और अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ये नॉर्म्स बना हुआ है, तो फिर भीड़, क्लासरूम में भीड़ अलाउ नहीं होगी। तब आपको और भी स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, और एडिशनल क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी, और रिसोर्सेज शिक्षा पर खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, एडिशनल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। ये एक बड़ी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, ताकि जब तक स्कूल खुले तब तक आपकी प्लानिंग जो है वो सामने आ जाए, और ये कंडीशन है आप लोगों को बता सके, सिविल सोसाइटी का उसमें सुझाव ले सके कि किन कंडीशंस में स्कूल खोला जाना चाहिए। तो उसकी तैयारी का ये वक्त है। अगर ये वक्त जाया हो गया तो फिर आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। तो मैं इसलिए इन बातों को उठा रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन के रेगुलेशन का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हमको बनाने की जरूरत है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार है, शिक्षा कानूनी हक है, फ्री एंड कंपल्सरी राइट है एक एक बच्चे का, और आधे बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में फ्री कंपल्सरी ले रहे हैं, और आधे बच्चे फीस दे करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत एक्सप्लॉइटेशन है। उनके फीस के रेगुलेशन भी नहीं हो पा रहा है, और उनका मैनेजमेंट नहीं रेगुलेट किया जा रहा है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो इशू हैं प्राइवेट स्कूलों में वो एड्रेस नहीं किए जा रहा है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात जो है ऑनलाइन एजुकेशन की, तीसरी बात मिड डे मील की है, और चौथी बात ये है कि रीओपनिंग करने की जो इंटरनेशनल वो आए हैं, जो मानक आए हैं, उन मानकों का हम कैसे पालन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे देशों में स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कुछ तय कर दिए हैं, कुछ नियम तय कर दिए हैं, उन आधारों पर बच्चों को ले जाया जा रहा है। क्योंकि बच्चों से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ताकि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखेंगे। तो इसलिए हमें उसे भी ध्यान रखना है कि कैसे हम रीओपनिंग की तरफ बढ़ें। तो 2-3 महीने 4 महीने तो हमको तैयारी के लग जाएंगे, क्योंकि अगर 52% स्कूलों में पीने का पानी और फंक्शनल टॉयलेट है तो hमें उसका इंतजाम करना पड़ेगा स्कूल खोलने के पहले। अगर 9 लाख टीचर की वैकेंसी है तो हमें उसका इंतजाम करना पड़ेगा। अगर माइग्रेंट वापस घर आए हैं और उनके बच्चे परिवार यही हैं, उनकी शिक्षा भी हमको दाखिल करनी है, ताकि आउट ऑफ स्कूल बच्चे न बढ़ें। तो उनकी संख्या आइडेंटिफिकेशन और उनके इनरोलमेंट का सवाल उठाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के उत्तर प्रदेश में हमको एक व्यापक योजना बनानी होगी। और बहुत खुशी है मुझे कि SCPCR पूरी तरह से सहयोग में आप लोगों के साथ खड़ा है, और SCPCR एक ऐसी और NCPCR एक ऐसे कमीशन है जिनको ये पावर डेलीगेट किया गया है कि वो इस RTE कंप्लायंस को देखें। मुझे लगता है कि इसको इस समय ज्यादा प्रोएक्टिव रोल में आने की जरूरत है और इसे ठीक करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमरीश जी। आपके बोल देने के बाद में कुछ रह नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार समराइज कर देना चाहता हूं जो पूरा हम लोगों ने अभी तक का डिस्कशन किया। आप सभी साथी ने जो सजेशंस दिए उसमें कुछ सजेशंस तो इस प्रकार से जो मैं पढ़ रहा हूँ, हालांकि ये कॉम्प्रिहेंसिव सजेशंस नहीं है। बाकी साथियों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग कल या परसों तक हम लोग SCPCR को एक जो इस आज की चर्चा का जो कॉम्प्रिहेंसिव सजेशंस निकल करके आया है इसको हम लोग शेयर करेंगे प्रीति जी से। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी साथी जो भी पॉइंट्स हमसे छूट जाएंगे या अभी हमारी चर्चा में नहीं शामिल हो पाया है और आप सुझाव देना चाहते हो लेकिन समय के अभाव के कारण और तकनीकी परेशानियों के कारण आप शेयर नहीं कर पाए हैं, तो score.uttarpradesh@gmail.com ये स्कोर का ऑफिशियल अकाउंट नंबर है। आप इसमें सुझाव दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्कोर SCORE.uttarpradesh@gmail.com। जो अभी आज तक हम लोगों ने अभी तक चर्चा करी है आज के दिन में, इसमें सबसे पहले एक अहम बात ये निकल करके आई है कि एक
कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म रखना चाहिए, जिसको हम लोग लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम लोग इसको लेकर के आगे और भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से इसको उत्तर प्रदेश में लाया जाए और उसमें हम सबकी क्या क्या भूमिका हो सकती है, इस पे हम लोग और भी कंसल्टेशंस करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान के हालात में कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, कोविड के मद्देनजर में हम लोगों को खास करके SCPCR को एक पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिकमेंड करना चाहिए, जिसमें कि स्कोर के रिप्रेजेंटेशन को भी आप रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट जो फी कलेक्ट किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, उसको रेगुलेट करने के लिए अगर ये गाइडलाइन जारी किया जाए, उस गाइडलाइन में कुछ इस प्रकार से सुझाव हो सकते हैं कि जो ट्यूशन फी है वही कलेक्ट किया जाए सिर्फ, और बाकी के जो फीस है उसको अभी फिलहाल नहीं कलेक्ट किया जाए इन ड्यूरेशन में, तो ठीक रहेगा। और SCPCR को एक गाइडलाइन इशू करना चाहिए अपने पोजीशंस के साथ में। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की मैपिंग की जानी चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल कितने रन कर रहे हैं, ताकि उनका कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन हो सके, तो एक तो मैपिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो माइग्रेंट बच्चे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आए हैं अपने स्टेट में, वो काफी बड़े नंबर पे हैं, तो तकरीबन 60 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड है कि बच्चे, चूंकि उतने ही नंबर के माइग्रेंट लेबर आए हैं, तो उनको मैप करना और उनको मेन स्ट्रीम करना, क्योंकि ये भी आशंका है कि बड़ी मात्रा में बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे इस ड्यूरेशन में, तो वो काफी जरूरी है। अभी स्कूल ओपन होने वाला है, तो स्कूल ओपन होने के लिए क्या क्या होने चाहिए, तो ये एक गाइडलाइन SCPCR की तरफ से इसके लिए जारी होना चाहिए। इस कुछ सुझाव के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आई थिंक इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, खासतौर से जो हमारे पैनलिस्ट हैं, प्रीति वर्मा जी SCPCR की सदस्य, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अमरीश राय जी थे हमारे साथ, और हेलो रमाकांत जी, रमाकांत जी थे हमारे साथ, एंजेला जी थी हमारे साथ, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और RT फोरम का भी धन्यवाद। और RT फोरम के जो साथी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने इस मीटिंग को करने के लिए हमें सहयोग किया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई थिंक ये चर्चा अभी शुरू हुई है, ये क्लोज नहीं है। इसमें जो भी आप लोगों के सुझाव हैं वो मैंने ईमेल ID स्कोर का लिख दिया है चैट बॉक्स में, तो आप जो भी अपने सुझाव देना चाहते हैं वो अपने इस ईमेल ID पर अपने सुझाव भेज दीजिए। तो 1-2 दिन में हम जितने भी सुझाव हैं वो SCPCR को और सरकार के जो शिक्षा विभाग है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी भेजेंगे। और हमारी SCPCR से यही उम्मीद है, खासतौर से प्रीति वर्मा जी से, क्योंकि ये काफी गंभीर मुद्दा है और इससे बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे अभिभावक को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म, अभी ये अच्छा टाइम है कि प्राइवेट स्कूल्स पे एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म बन जाए, जिससे उनकी फीस का सवाल है, उनके दूसरे जो और चार्जेस हैं उनका सवाल है, उसको रेगुलेट किया जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, और हम आशा करते हैं कि आगे भी सभी लोग इस मुद्दे पे अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा भी डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। प्रीति जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ खालिद जी, मैं एक सूचना देना चाहूंगी कि हम लोगों के पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, अगर उनमें ट्यूशन फीस के अलावा लैब चार्जेस हैं या स्विमिंग पूल की फीस है, ये सब अगर, या ट्रांसपोर्ट की फीस है, अगर इस तरह की चीजों के लिए दबाव बनाया जा रहा है तो हम लोग इन सब चीजों का संज्ञान अभी भी ले रहे हैं। हम लोग केवल अभी ट्यूशन फीस पे जो है कि ट्यूशन फीस अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि लेना है कि नहीं लेना है, वो सरकार से अभी बात चल रही है। बट और जो चीजें हैं जैसे लैब चार्ज, जैसे मैंने बताया है, ये सब अभी नहीं देनी है। और अगर कोई स्कूल दबाव बनाता है और किसी भी कारण से बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बंद कर रहा है, इसका दबाव बनाते हुए फीस का, तो ऐसे मामलों का हम लोग सख्ती से संज्ञान ले रहे हैं। कहीं पे कोई भी किसी को अगर दिक्कत है तो वो चाइल्ड कमीशन में कांटेक्ट कर सकता है, और हम लोग पूरी तरह से साथ में हैं। और जो आपसे जो भी विचार आएंगे, मुझे लगता है कि काफी अच्छा ये डिस्कशन रहा। हम लोगों की कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों के खुद के भी डाउट थे वो क्लियर हुए हैं,
और हम लोग एक अच्छा रणनीति बना पाएंगे आगे के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, जैसा हमारी जानकारी है, लखनऊ के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं सभी स्कूल्स अपनी 100% फीस ले रहे हैं और उसमें से कुछ स्कूल्स हैं जिनका अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुआ था, उसमें 3-4 ही स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने 20% की माफ किया है, 80% वो भी ले रहे हैं। तो बट ज्यादातर स्कूल जो हैं, चाहे वो स्टडी हॉल हो, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो अभी खाली जी हम लोगों के पास हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है। मतलब मुझे लगता है या तो चाइल्ड कमीशन के पास कंप्लेंट आनी चाहिए ताकि हम लोग इन सब चीजों का संज्ञान ले सके। बहुत सारा कंप्लेंट हमारे पास भी आया है, तो हम जितनी भी है कंप्लेंट आपके वहाँ भी कोशिश करेंगे कि जितने भी अभिभावक हैं जिनके पास मैसेजेस आए हैं, जिनके पास नोटिस आ रहे हैं, आपको भी रायबरेली, बाराबंकी, इनकी कंप्लेंट आई है तो हम लोगों ने इनका संज्ञान लिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आप